सोचो एक पल के लिए, तुम सुबह उठते हो, न्यूज खोलते हो और हेडलाइन आती है कि गवर्नमेंट दे रही है फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री लैपटॉप, फ्री स्कूटर और अब फ्री पैसे भी। और तुम सोचते हो वाह कितनी अच्छी गवर्नमेंट है। लेकिन रुको, क्या तुमने कभी एक सेकंड के लिए सोचा है कि ये सब फ्री कहाँ से आ रहा है? क्योंकि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, हर चीज़ की एक कीमत होती है और अगर तुम वो कीमत नहीं चुका रहे तो कोई और चुका रहा है, या फिर ये सबसे डेंजरस बात है कि वो कीमत आने वाली जनरेशन चुकाएंगी। यही स्टोरी है इंडिया की फ्रीबी पॉलिटिक्स की, और ये स्टोरी उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। देखिए, इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, एक देश जो सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद खड़ा हो रहा था। करोड़ों लोग गरीब थे, भूखे थे, बीमार थे, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, रोड्स नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे। उस वक्त जो लीडर्स थे, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, इन्होंने एक बड़ा सपना देखा था, एक ऐसा इंडिया जहां हर इंसान को बेसिक डिग्निटी मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, और इसी सोच से इंडिया का वेलफेयर सिस्टम बना। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो आज हम भूल चुके हैं, और वो है वेलफेयर और फ्रीबी में फ़र्क। वेलफेयर का मतलब होता है कि इस इंसान को इस लेवल तक ऊपर उठाना कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल बनाना ताकि एक गरीब का बच्चा भी पढ़ सके और कल एक इंजीनियर या डॉक्टर बन सके, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना ताकि जिसके पास पैसे नहीं है वो भी इलाज करवा सके, या रोड्स और ब्रिज बनाना ताकि एक किसान अपना अनाज बाजार तक पहुंचा सके। ये इन्वेस्टमेंट है, इनका एक लॉन्ग टर्म रिटर्न होता है। लेकिन फ्रीबी क्या होती है? फ्रीबी वो होती है जो तुम्हें डायरेक्टली देती है, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी लॉन्ग टर्म प्लान के, सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन आने वाले हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी दो चाहे स्टेट का बजट डूब जाए, फ्री लैपटॉप बांटो चाहे बच्चा उसका इस्तेमाल करे या ना करे, फार्मर्स का लोन माफ करो चाहे बैंकिंग सिस्टम तबाह हो जाए, कैश ट्रांसफर करो चाहे उसके लिए नया लोन लेना पड़े। और ये सब होता है एक स्पेसिफिक टाइम पर, इलेक्शन से ठीक पहले। अब देखिए, इस पूरी चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इंडिया में डेमोक्रेसी आई तो उसके साथ एक नई चीज भी आई, वोट बैंक पॉलिटिक्स। जब तुम्हारे पास 1 अरब से ज्यादा लोग हैं जिनमें से बहुत बड़ा हिस्सा गरीब है, पढ़ा लिखा कम है और रोज की जिंदगी इतनी मुश्किल है कि बस आज का खाना मिल जाए वही काफी है, तो उन लोगों को वोट देने के लिए कन्विंस करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उन्हें कुछ दो। और पॉलिटिशियंस ने यही किया। शुरुआत में ये बहुत सब्टल था। 1960-70 में इंदिरा गांधी का फेमस नारा था गरीबी हटाओ। इसके साथ कुछ वेलफेयर स्कीम आई, कुछ सब्सिडीज आई, लेकिन उस दौर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम होता था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती थी। लेकिन असली शिफ्ट आया 1990 के बाद, जब इंडिया ने 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया, यानी इकोनॉमी को ओपन किया, प्राइवेट कंपनीज को आने दिया, तो एक नई कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल लैंडस्केप बनी। अब सिर्फ कांग्रेस नहीं थी, बीजेपी थी, रीजनल पार्टीज थी, कोलिएशन गवर्नमेंट थी, हर पार्टी को अपनी जगह बनानी थी। और जब कंपटीशन बढ़ी तो फ्री बी का रेस भी शुरू हुआ। एक स्टेट ने फ्री टीवी बांटे, दूसरे स्टेट ने फ्री मिक्सर ग्राइंडर बांटे, एक ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी, दूसरे ने फ्री वाटर दिया, एक ने फार्मर्स का लोन माफ किया, दूसरे ने कैश डायरेक्टली अकाउंट में डाल दिया। ये रेस एक बार शुरू हो गई तो रुकी नहीं, और इस रेस का एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तमिलनाडु को इंडिया की फ्रीबी पॉलिटिक्स का बर्थ प्लेस कहा जाता है। 1967 में सीएन अन्नादुराई की पार्टी डीएमके ने इलेक्शन जीता और इन्होंने एक वादा किया था, 1 रुपए में 1 मापा चावल। ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी क्योंकि तमिलनाडु में गरीबी बहुत थी और लोगों को खाने की चिंता थी। इसके बाद एमजीआर आए, एमजी रामचंद्रन, जो पहले एक बड़े फिल्म स्टार थे और फिर एआईएडीएमके बनाकर पॉलिटिक्स में आए। इन्होंने फ्रीबी पॉलिटिक्स को एक नया लेबल दिया, मिड डे मील स्कीम शुरू की, यानी स्कूल में बच्चों को फ्री खाना। ये एक्चुअली एक जनरली अच्छी स्कीम थी जिसने तमिलनाडु में स्कूल ड्रॉप आउट रेट को काफ़ी कम किया। लेकिन इनके बाद जयललिता आई और इन्होंने फ्रीबी की डेफिनेशन ही बदल दी। 2006 के इलेक्शन में इन्होंने वादा किया फ्री टीवी और फ्री मिक्सर ग्राइंडर और जीत गई। फिर डीएमके ने भी यही रास्ता अपनाया और फिर शुरू हुई वो रेस टू द बॉटम जो आज पूरे इंडिया में फैल चुकी है। देखो, तमिलनाडु की इस स्टोरी में एक बहुत गहरी लेसन है। जब एमजीआर ने मिड डे मील स्कीम शुरू की, वो एक इन्वेस्टमेंट था, उसका एक मेजरेबल आउटकम था। बच्चे स्कूल आने लगे, पढ़ने लगे, एक जनरेशन को बेनिफिट मिला। लेकिन जब फ्री टीवी बांटे जाने लगे तो उसका आउटकम क्या था? क्या उससे किसी की लाइफ बेटर हुई? क्या उससे कोई जॉब बनी? क्या उससे कोई स्किल डेवलप हुई? तो आंसर नहीं, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल ट्रांजेक्शन था, वोट के बदले टीवी। और यहाँ से इंडिया में एक नई पॉलिटिकल इकोनॉमी शुरू हुई जिसमें वोटर और पॉलिटिशियंस के बीच एक अनस्पोकन डील होती है। पॉलिटिशियन कहता है मुझे वोट दो, मैं तुम्हें ये दूंगा, और वोटर सोचता है ठीक है, जो दे रहा है उसे ही वोट दूंगा। लेकिन इस डील में एक तीसरा आदमी है, टैक्स पेयर, जो ये सब चुका रहा है, जिससे कोई नहीं पूछता। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जो इस पूरी स्टोरी का कोर है, ये पैसे आते कहाँ से है? बहुत सिंपल जवाब है, टैक्स से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जितना टैक्स कलेक्ट होता है वो इतना नहीं है कि इतनी सारी फ्रीबी को फंड किया जा सके। तो क्या होता है,
देखिए, स्टेट गवर्नमेंट बाजार से उधार लेती है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है और ये लोन धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि स्टेट उसका इंटरेस्ट तक नहीं चुका पाती। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया के कई स्टेट आज इतने डेप्ट में है कि उनकी रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने लोन का इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। मतलब नया पैसा है ही नहीं रोड्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, टीचर्स हायर करने के लिए, और फिर भी फ्रीबीज जारी है। क्यों? क्योंकि अगला इलेक्शन आने वाला है। पंजाब की बात करें तो 2022 में पंजाब के इलेक्शंस हुए। आम आदमी पार्टी ने वादा किया फ्री इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट तक और इसके चलते जीत गए, लेकिन पंजाब पहले से ही एक फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड स्टेट था। पंजाब का डेप्ट 2022-23 में लगभग 3 लाख करोड़ के करीब थे, यानी हर पंजाब का नागरिक चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी हो या बुजुर्ग करीब 1 लाख से ज़्यादा का डेप्ट लेकर पैदा होता है या जी रहा है। और इस स्टेट ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी का वादा पूरा किया जिसकी कॉस्ट हज़ारों करोड़ रुपए सालाना है। ये पैसा कहाँ से आएगा? नया लोन से, और वो लोन कब चुकेगा? शायद कभी नहीं। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो 2019 में जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट आई। इन्होंने अम्मा बोडी स्कीम शुरू की जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की माताओं को क्लास 1 से 12 तक के बच्चों की एजुकेशन में सपोर्ट के लिए एनुअली 15,000 दिए जाते हैं। और वाईएसआर रायथू भरोसा स्कीम के तहत किसानों को डायरेक्ट कैश दिए जाते हैं और बहुत कुछ। लेकिन अगर आप आंध्र प्रदेश के डेप्ट को देखोगे तो इसका डेप्ट 2019 में लगभग 3 लाख करोड़ था, जो 2023 तक बढ़कर लगभग 4 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया। मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह यही स्टोरी है। और इसमें अगर आप मध्य प्रदेश के पॉलिटिक्स को ध्यान से देखोगे तो एक दिलचस्प लेकिन सीरियस कहानी सामने आती है। कुछ समय पहले स्टेट गवर्नमेंट ने लाडली बहना योजना शुरू की। इस योजना के तहत 21 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं। आज इस योजना का फायदा लगभग 1.26 करोड़ महिलाएं उठा रही है। अगर आप इसका हिसाब लगाए तो गवर्नमेंट हर महीने करीब 1890 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, यानी साल भर में ये पैसा लगभग 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी रकम आखिर किस दिशा में जा रही है? अरे अगर यही पैसा एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया जाए तो ये लंबे समय में स्टेट की इकोनॉमी को कई ज़्यादा मजबूत बना सकता है। लेकिन केवल और केवल अपनी राजनीति के लिए इतने सारे पैसे फ्री में दिए जाते हैं। इसमें आरबीआई ने खुद 2022 में एक रिपोर्ट जारी की, स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट, जिसमें डायरेक्टली कहा गया कि कई स्टेट की फाइनेंस वल्नरेबल है और फ्रीबीज उसकी एक बड़ी वजह है। यहाँ तक कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पब्लिकली कहा था कि फ्रीबी कल्चर इंडिया की लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ के लिए एक सीरियस थ्रेट है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस मुद्दे पर नोटिस लिया। 2022 में एक पीआईएल दायर हुई जिसमें कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज के फ्रीबीज प्रॉमिस को रेगुलेट किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक सीरियस इशू है और इस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जानी चाहिए, लेकिन वो कमेटी अभी तक कोई कंक्रीट एक्शन नहीं ले पाई। और यही इस पूरी स्टोरी का सबसे डार्क पार्ट है। कोई भी पॉलिटिशियन फ्रीबी बंद नहीं करना चाहता। बीजेपी फ्री में दे रही है, कांग्रेस फ्री में दे रही है, आम आदमी पार्टी फ्री में दे रही है, टीएमसी फ्री में दे रही है, एसपी फ्री में दे रही है। हर पार्टी एक ही रेस में है और जो वोटर है वो भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि एक तरफ इन्हें दिख रहा है कि इनके घर की बिजली फ्री आ रही है, इनकी बेटी को फ्री लैपटॉप मिला, इनके अकाउंट में 1500 आए, ये सब रियल है, टेंजिबल है। लेकिन दूसरी तरफ जो नुकसान हो रहा है, स्टेट का डेप्ट बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा, जॉब्स नहीं आ रही, ये सब एब्स्ट्रैक्ट है, इसे फील करना मुश्किल है और इसलिए फ्रीबी पॉलिटिक्स इतनी पावरफुल है। लेकिन असल में ये कहानी यही खत्म नहीं होती। इस पूरे सिस्टम के पीछे कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो और भी डीपर है। जब एक स्टेट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पैसा देती है तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को पैसा कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाती है? लोन से। और वो लोन कब चुकाएगी? अगले 20-30 सालों में। और उस वक्त वो पैसा कहाँ से आएगा? अगली जनरेशन के टैक्स से। मतलब आज जो बच्चे स्कूल में है, जो अभी वोट नहीं कर सकते, जिन्हें पॉलिटिक्स की कोई समझ नहीं, उनसे उनका फ्यूचर चुराया जा रहा है उन्हें बिना बताए। और यही है इस पूरी फ्रीबी पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये एक मोरल क्वेश्चन है। क्या एक जनरेशन को यह हक है कि वो अपने कंफर्ट के लिए अगली जनरेशन का बर्डन बढ़ाए? क्या यही है डेमोक्रेसी? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें और गहरे जाना होगा। देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिजिकल डेफिसिट। ये थोड़ा बोरिंग लगता है लेकिन ये पूरी स्टोरी का बैकबोन है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब है जितना गवर्नमेंट कमाती है टैक्स से, फीस से और दूसरे सोर्स से, और जितना वो खर्च करती है, उन दोनों के बीच का गैप। मान लो एक घर में हर महीने 50,000 आता है लेकिन खर्च होता है 70,000, तो 20,000 रुपये का गैप है। वो गैप कहाँ से भरेगा? लोन से। और अगर हर महीना यही हो तो लोन बढ़ता जाएगा। एक दिन आएगा जब लोन का इंटरेस्ट 30,000 हो जाएगा। फिर तुम लोन लोगे सिर्फ पुराने लोन का इंटरेस्ट भरने के लिए, और तुम एक ऐसे स्पाइरल में फंस जाओगे जहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। यही हो रहा है
इंडिया के कई स्टेट के साथ। आरबीआई ने नवंबर 2022 में एक रिपोर्ट जारी की, स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट 2022-23। ये रिपोर्ट इंडिया के सेंट्रल बैंक ने पब्लिश की थी, यानी ये किसी अपोजिशन पार्टी का प्रोपेगेंडा नहीं था, ये किसी जर्नलिस्ट का ओपिनियन नहीं था, ये वो इंस्टीट्यूशंस बोल रही थी जो इंडिया की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करती है। इस रिपोर्ट में आरबीआई ने साफ कहा कि कुछ स्टेट की फाइनेंस इतनी खराब हो चुकी है कि वो डेब्ट ट्रैप में जा सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर स्टेट ने अपनी फ्रीबी स्पेंडिंग को कंट्रोल नहीं किया तो वो एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां उनके टोटल रेवेन्यू का 20 से 25% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी टोटल सैलरी का 25% सिर्फ ईएमआई के इंटरेस्ट में जाए तो घर कैसे चलेगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिक स्टेट की, जिसमें शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब की स्टोरी इंडिया की फ्रीबी पॉलिटिक्स की सबसे अलार्मिंग केस स्टडी है। पंजाब 1980-90 में एक रिलेटिवली प्रॉस्परस स्टेट था। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। 2022-23 में पंजाब का टोटल आउटस्टैंडिंग डेब्ट था लगभग 3 लाख करोड़। पंजाब की टोटल जीडीपी यानी पूरे स्टेट में जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसका लगभग 47% डेब्ट है। मतलब अगर पंजाब एक साल तक अपनी पूरी इकोनॉमी की कमाई सिर्फ डेब्ट चुकाने में लगा दे तब भी वो आधा डेब्ट ही चुका पाएगा। सीएजी की 2022 की पंजाब ऑडिट रिपोर्ट में लिखा था कि पंजाब के रेवेन्यू का करीब 20% से ज़्यादा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। और इसी स्टेट ने 2022 में वादा किया फ्री इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट्स, जिसकी एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट थी लगभग 1,500 से 5,000 करोड़ सालाना। पंजाब इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बताया कि इस स्कीम की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिन्हें डिस्कॉम कहते हैं, इस पर और ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर पड़ा। और ये डिस्कॉम ऑलरेडी इतने डेब्ट में थे कि ये नए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। मतलब फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है लेकिन जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपग्रेड नहीं हो रहा। कल को जब वो पुराना हो जाएगा, जब बिजली सप्लाई इंटरप्टेड होगी, तब कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन वो कल है, इलेक्शन तो आज है। और केवल ये एक स्टेट नहीं है बल्कि ऐसी कई स्टेट्स हैं जिनके हालात ऐसे ही हैं। रिसेंटली दिल्ली ने भी लखपति बीटीआई योजना शुरू किया है। वेस्ट बंगाल को देखें तो वेस्ट बंगाल भी ऐसी स्कीम चला रही है जो सीधे लोगों के बैंक खाते तक पैसा पहुंचाती है। इनमें सबसे पॉपुलर स्कीम है लक्ष्मी भंडार स्कीम। इस योजना के तहत स्टेट की 25 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। SC/ST परिवारों की महिलाओं को 1200 हर महीना और अदर कैटेगरीज के महिलाओं को 1000 हर महीना। इसी के साथ एक और योजना शुरू की गई है जिसका नाम है तरुणर स्वप्न स्कीम। इस योजना के तहत स्टूडेंट्स को 10,000 की एक बार की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है ताकि ये टैबलेट या स्मार्टफोन खरीद सके और डिजिटल पढ़ाई से जुड़ सके। गवर्नमेंट कहती है कि ये सोशल वेलफेयर स्कीम है, लेकिन मुझे ये सब सोशल वेलफेयर स्कीम कम लगती है और अपना वोट बैंक मजबूत करने का तरीका ज़्यादा लगता है। और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिशियंस यही कर रहे हैं बिना ये सोचे कि स्टेट का डेब्ट कितना ज़्यादा हो जा रहा है। इसी वेस्ट बंगाल का आप डेब्ट देखिए, ये 2026 में 8 लाख करोड़ हो गया है। अब आते हैं उस डेटा पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक की एक 2021 रिपोर्ट में इंडिया के पब्लिक स्पेंडिंग का एनालिसिस किया गया था। उसमें एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड सामने आया। जिन स्टेट में वेलफेयर और फ्रीबी स्पेंडिंग ज़्यादा है वहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी रोड्स, ब्रिज, हॉस्पिटल, स्कूल पर स्पेंडिंग कम है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डायरेक्टली कनेक्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ से। जब गवर्नमेंट रोड बनाती है तो कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिलता है, लेबर्स को जॉब मिलती है और उन रोड्स पर बिजनेस ग्रो करते हैं। लेकिन जब रोड्स नहीं बनती, जब न्यू हॉस्पिटल नहीं बनते, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता। और कोई कंपनी फैक्ट्री क्यों लगाएगी उस स्टेट में जहाँ रोड्स नहीं है, बिजली रिलायबल नहीं है और स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिलते। और जब फैक्ट्रीज नहीं आती तो जॉब्स नहीं बनती, जब जॉब्स नहीं बनती लोग गरीब रहते हैं और जब लोग गरीब रहते हैं तो वो फ्रीबीज पर और ज़्यादा डिपेंड करते हैं और फिर ये फ्रीबीज का साइकिल ख़त्म ही नहीं होता। अब एक और एंगल है जो कोई नहीं बताता, इन्फ्लेशन। जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्च करती है और उसके लिए लोन लेती है तो उसका एक और साइड इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। जब मार्केट में ज़्यादा पैसा आता है बिना उसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के तो चीज़ों की प्राइस बढ़ती है और महंगाई सबसे ज़्यादा मारती किसे है तो उसी गरीब आदमी को जिसे फ्री भी दी गई थी। मान लो किसी को फ्री में 500 मिले लेकिन उसी साल महंगाई की वजह से उसके खर्चे 800 बढ़ गए तो नेट में वो 300 के घाटे में है। फ्री में मिला लेकिन असल में लॉस हुआ। ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन जब इलेक्शन रैली में फ्री की अनाउंसमेंट होती है तब इस कैलकुलेशन का जिक्र कोई नहीं करता। अब चलो एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। साउथ कोरिया 1960 में इंडिया जितना ही गरीब था, पर कैपिटा इनकम लगभग सिमिलर थी। साउथ कोरिया ने क्या किया, इन्होंने फ्रीबीज नहीं बांटी,
इन्होंने इन्वेस्ट किया एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में। इन्होंने पूरी एक जनरेशन को टेक्निकली स्किल्ड बनाया। आज साउथ कोरिया दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमिक्स में है। सैमसंग, हुंडई, एलजी ये सब उसी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट है। इंडिया उस वक्त क्या कर रहा था? वेलफेयर स्कीम, सब्सिडीज और धीरे धीरे फ्री पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि अब ये कंपैरिजन परफेक्ट नहीं है। इंडिया और साउथ कोरिया की सिचुएशन अलग अलग है, पॉपुलेशन अलग है, जियोग्राफी अलग है, लेकिन एक बेसिक लेसन क्लियर है। जो देश ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं वो आगे जाते हैं। जो देश शॉर्ट टर्म कंजप्शन पर पैसा खर्च करते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। 2022 में तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक पब्लिक फोरम में कहा कि फ्रीबी कल्चर इंडिया के लिए डेंजरस है। इन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो प्रॉमिस कर रही है वो इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल है। और उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर शब्द यूज किया, यानी मीनिंगलेस फ्रीबीज की कल्चर। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। इन्होंने कहा कि ये देश के डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी की ऑन स्टेट गवर्नमेंट अभी भी फ्री भी दे रही है। इसलिए ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक इशू है। पूरा सिस्टम ऐसा बन गया है जहाँ फ्रीबीज देना मैंडेटरी हो गया है। अब एक क्वेश्चन जो शायद तुम्हारे मन में आया हो, क्या सच में कोई बेनिफिट नहीं होता फ्रीबीज से? तो ये फेयर क्वेश्चन है और ऑनेस्ट आंसर है। कुछ स्कीम्स एक्चुअली काम करती है। मिड डे मील स्कीम ने जेन्युइनली स्कूल एनरोलमेंट बढ़ाया, ये डाटा बैक्ड है। मैग्नेरा जो स्ट्रिक्टली फ्रीबी नहीं है लेकिन एक वेलफेयर स्कीम है, इसने रूरल एम्प्लॉयमेंट में मेजरेबल इंप्रूवमेंट किया। फ्री बस राइड्स फॉर वुमेन, कुछ स्टडीज में पाया गया कि इससे वुमेन की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बैरियर थी। लेकिन डिफरेंस ये है कि इन स्कीम्स का एक मेजरेबल आउटकम है, एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। जबकि फ्री टीवी, फ्री मिक्सर ग्राइंडर, फ्री लैपटॉप बांटना, लाडला लाडली योजना चलाना, इसका कोई मेजरेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। और यही लाइन है जो वेलफेयर को फ्रीबीज से अलग करती है।